जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जैसा लग रहा था, जैसा महसूस हो रहा था, बिहार के पहले चरण में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, उसके बाद ये आशा की जा रही थी कि दोनों पक्ष अपना जोर लगा देंगे कि सेकेंड फेज में जिसकी भी कमी रह गई वो अपनी कमी को पूरा करे। और देखिए, बिहार का ये चुनाव वास्तविकता में एनडीए और महागठबंधन के बीच का चुनाव है ही नहीं। ये एक तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, चुनाव आयोग है, और दूसरी तरफ महागठबंधन। दोनों पक्षों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है कि किसी प्रकार से इस चुनाव को, जहां महागठबंधन के नेताओं की ये चेष्टा है कि चुनाव महागठबंधन जीते और उसके बाद बिहार से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की मजबूरी हो गई है, चुनाव आयोग की मजबूरी हो गई है कि किसी भी प्रकार से महागठबंधन को न जीतने दिया जाए, क्योंकि अगर महागठबंधन जीत गया और दिल्ली के अंदर मोदी की सरकार गिर गई, जिसकी बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा गाज गिरेगी वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और चुनाव आयुक्तों में पड़ेगी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का आज के तारीख में अगर देश की जनता का सर्वे कराया जाए तो शायद मोदी जी को चाहने वाले 35% अभी भी हों, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को चाहने वाले शायद 4-5% ही होंगे। और जितना क्रोध भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ है, उससे ज्यादा गुस्सा आज की तारीख में लोगों का ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और उसके पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अग्रवाल जी के खिलाफ है। क्योंकि जनता को यह लगता है, चाहे दोनों पक्षों की हो, चाहे वो महागठबंधन साइड की हो, चाहे वो एनडीए साइड की हो, ये तो देश की जनता मान चुकी है कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं है और चुनाव के अंदर हेराफेरी करवा रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने जो चुनाव के तुरंत पहले हरियाणा के चुनाव का पर्दाफाश किया और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि 25 लाख वोट वहां पे फर्जी जोड़े गए और जिसमें से 2 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, तो इसका मतलब तो 12-13% की हेराफेरी हो गई। और जहां 90 में से 82 सीटें कांग्रेस को जीतनी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जैसा सैनी जी ने कहा, तो जो आज मुख्यमंत्री बने हैं, हम तो उन्हें मानते हैं कि वो अधिकृत मुख्यमंत्री नहीं है, वो चोरी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन है तो है। उन्होंने कहा था कि सारी व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि इस प्रकार का स्टेटमेंट बिहार में किसी ने नहीं दिया, लेकिन लड़ाई जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी महागठबंधन के बीच में है। जहां ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने पहले चरण में जो बिहारियों ने अपना उत्साह दिखाया और ज्यादा वोटिंग की, उसको काउंटर करने के लिए, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने बताया कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई हरियाणा से बिहार के लिए, जिसमें वो बिहारी थे या नॉन बिहारी थे, लेकिन जिनके नाम रजिस्टर कर लिए गए एसआईआर के माध्यम से, और वोट डालने के लिए हजारों वोटों की जुगाड़ तो कर लिया गया। जबकि स्पेशल ट्रेन छठ पूजा के लिए नहीं, जबकि बिहार का महापर्व है, उसके लिए उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन इस समय बढ़िया खाना, बढ़िया व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सब कुछ किया गया और लोगों ने जाके बिहार में, तो या तो ये वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण है, या वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण ये है कि आज बिहार का जो जनजी है, जो बच्चे हैं नए, इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए, जो इस उम्र की बच्चियां हैं, 25 साल से नीचे की बच्चियां हैं, वो अपने परिवार से भी प्रभावित होती हैं, अपनी माँ से भी प्रभावित होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित अपनी मित्र मंडली से होती हैं और जो उनका ग्रुप होता है। और आज के समय में लड़के लड़कियां, क्योंकि को एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, वो आपस में विचार विमर्श करती हैं और उनका प्रभाव अपनी मित्र मंडली से भी होता है। और जितना ज्यादा बेरोजगारी से लड़के परेशान हैं, उतना ही परेशान लड़कियां हैं, क्योंकि नौकरियां अगर नहीं मिल रही हैं, रिजर्वेशन के बावजूद, महिलाओं को देने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो निराशा दोनों पक्षों में है। तो महागठबंधन ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है, बिहार की जनता ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और महागठबंधन को जिताएं। तो वास्तविकता में अगर देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार की लहर है जैसे हरियाणा में थी। हरियाणा में जैसे लग रहा था एक पक्षीय चुनाव है,
गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, बैनर्स लग गए हैं। कांग्रेस की मीटिंग में लाखों लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। लेकिन चुनाव रिजल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। तो महागठबंधन ने भी पूरी, वहां की जनता ने भी पूरी तैयारी की है और चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की। अब देखना यह है कि पहले चरण में तो रिकॉर्ड पोलिंग हुई थी और सेकंड फेज में भी रिकॉर्ड पोलिंग हुई। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। अच्छा, चीजों को जो सिंप्लीफाई किया जाता है कि महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं तो जेडीयू को वोट देती हैं, ये भी गलतफहमी इसलिए इस बार है क्योंकि देखिए वहां भी जो 17% मुसलमान हैं और 15% यादव हैं, उनकी घर की जो महिलाएं हैं, क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आशंका थी कि उनके वोटर लिस्ट से नाम काटने के बाद उनकी नागरिकता पे प्रश्न उठाया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए मुसलमान युवकों ने और वहां के परिवारजनों ने एसआईआर में अपना नाम कटने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके बाद अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। केवल वोटर लिस्ट में जुड़वाया नहीं बल्कि वोट भी डाला, इसलिए कि कहीं नागरिकता में उनका नाम न कट जाए। तो आपने देखा होगा जब पहले फेज के बाद पता चला कि लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो उसमें दलित और महादलित ज्यादा हैं, उसमें मुसलमान कम है। क्योंकि जब एसआईआर हो रहा था उस समय में देखा गया जो मुसलमान लोग हैं वो एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट नहीं, पूरे 12 के 12 डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं कि हमारे पास तो हर चीज तैयार है, अपना नाम नहीं कटने देंगे। तो जो षड्यंत्र था चुनाव आयोग का कि अल्पसंख्यकों का सीमांचल से नाम काटा जाए, उससे भी वो बच गए। तो वो जो मुसलमान थे, जो टारगेट थे, वो तो नाम कटवाने से बच गए, लेकिन दलित महादलितों के वोट कट गए। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि वो मुसलमान युवक जो हिंदू युवक थे, जो छठ के बाद कुछ लोग तो ऐसा था जो सस्टेन कर सकते थे, वो बिहार में रुक गए वोट डालने के लिए। लेकिन जो नहीं सस्टेन कर सकते थे वो अपने शहरों में वापस चले गए और सेकेंड फेज में वोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि छठ और फर्स्ट फेज के बीच में कम गैप था, लेकिन सेकेंड फेज और छठ के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। लेकिन मुसलमान युवकों ने इस चीज को इंश्योर किया कि वो वोट डालें क्योंकि उनको अपने पहचान पत्र की, अपने अधिकारों की और अपनी नागरिकता की चिंता थी। क्योंकि वो पुरुष सारे के सारे रुक गए, इसलिए भी उन्होंने अपनी महिलाओं से वोट डलवाया, लाइन लगवा के वोट डलवाया। तो ये भी पता चला, जो पहले फेज में पता चला और सेकंड फेज में पता चला कि गांवों के अंदर वोटिंग ज्यादा हुई, शहरों के अंदर कम हुई, मुसलमान इलाकों में ज्यादा हुई, यादवों ने खुल के वोट दिया। और एक चीज और जो खास इस बार दिखाई पड़ी वो थी जो रविदास समाज, जो 4-5% का समाज है, जो अभी तक हर जगह उपेक्षित रहा बाबू जगजीवन राम के बाद, वो 5-6% वोट राजेश राम की वजह से और राहुल गांधी की जो दलित समाज पे पकड़ बढ़ी है उसकी वजह से इस बार वो एनडीए की तरफ से महागठबंधन की तरफ आ गया। जो सहनी समाज है वो हालांकि 2-2.5% है, लेकिन अगर उसमें मल्ला, केवट, निषाद ये सब जोड़ लिया जाए तो 7-8% है, जो पिछली बार एनडीए के साथ थे और इस बार वो महागठबंधन के साथ आ गए। वो वोट शीट भी बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है, आईपी गुप्ता का जो पान समाज है उसका भी। लेकिन अब असली मुद्दा यह है कि कितनी ट्रेनें गई, कितने नाम कटवाए गए, कितनी फर्जी वोटिंग हुई, कितने वोट परसेंटेज बढ़े, ये हेराफेरी करने में बिल्कुल चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और अपने उसको काउंटर करने के लिए जो दलित, महादलित, उपेक्षित और जो जेडीयू के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है, और जहां पे जेडीयू के लोग लड़ रहे हैं वहां लड़ाई जरूर जेडीयू और आरजेडी के साथ आमने सामने की है। तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जो नंबर 1 की पार्टी बनेगी, जो नंबर 2 की पार्टी बनेगी, वो तो आरजेडी और जेडीयू बनेगी, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है। और नंबर 3 की पार्टी बीजेपी बनेगी, ये भी बात बिल्कुल पक्की हो गई। सीमांचल के अंदर ये जो पहले पिछली बार ओवैसी साहब ने खेल कर दिया था, अब वोटों का बंटवारा कर दिया था, 5 सीटें जीती थी और 15 सीटें आरजेडी को हराई थी, और जिसको वो खुल के भी बोलते थे उनके प्रवक्ता कि हमारी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, ये वहां की सीमांचल की जनता ने और बाकी जगह की जनता ने समझ लिया है कि अगर उन्हें महागठबंधन को जिताना है तो ओवैसी साहब को नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है। इसलिए इस बार सारा का सारा कंसोलिडेशन उधर हुआ है। तो एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, केवल एक मुद्दा है
जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का है। अच्छा, इसमें दो नई घटना घटी जिसका भी इम्पैक्ट सेकंड फेज पे पड़ा, फर्स्ट फेज पे नहीं पड़ा था, कि जब दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, एक कार के अंदर विस्फोट हुआ और 10 लोगों की मृत्यु हुई। अब ये सब अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा विस्फोट अगर उसमें विस्फोटक थे तो ये मानी बात है पाकिस्तान का हाथ है। और अगर ये पाकिस्तान का हाथ है तो ये अमित शाह साहब को बताना पड़ेगा कि पुलवामा, उरी, पहलगांव और ये सारे जितने भी आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, और अगर ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान दिल्ली के सीने पे लाके कर सकता है, तो इसका माने हमारा गृह मंत्रालय क्या सोच रहा है, क्या सो रहा है। और इस घटना के तुरंत बाद मोदी जी जो भूटान यात्रा पे चले गए हैं, तो वो अमित शाह साहब के रिजिग्नेशन की भी मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर चालू है और ये वादा किया गया था देश की जनता से कि अगर पाकिस्तान दोबारा कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम उनका सिर फोड़ देंगे, हम उनको छठी की दूध की नानी याद दिला देंगे। तो आज के तारीख में अपोजिशन ये मांग कर रहा है कि हमारा गृह मंत्रालय इतना सुस्त कैसे हो गया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई आतंकवादी घटना हुई हो उसके बाद जांच ना हुई हो, तह तक पहुंचने का प्रयास नहीं हुआ हो। लेकिन बिहार का चुनाव देश के भविष्य पे और जिस प्रकार की भीषण वोटिंग, बिल्कुल रिकॉर्ड वोटिंग बिहार के अंदर पहले चरण में हुई, सेकंड चरण में उससे ज्यादा तेजी से हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब यह है चुनाव आयोग भी अपने पूरी मुस्तैदी से वोट, फर्जी वोट बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और महागठबंधन भी जेन्युइन वोटर्स को सामने लाकर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब देखते ये हैं दोनों पक्षों में जीतता कौन है, लोकतंत्र जीतता है या लोकतंत्र के हत्यारे और लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले जीतते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।